वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक इंडोनेशियन रोमांटिक साइंस फिक्शन टाइम लूप मूवी। हाँ, बड़ा लंबा चौड़ा हो गया। तो बताओ, कहानी का हीरो एक दिन सुबह सुबह उठता है और अपने पास एक औरत को पाता है जो खुद को उसकी फ्यूचर वाइफ बताती है और कहती है, मैं तुम्हारी आदतों और तुम्हारी लाइफ को सुधारने फ्यूचर से आई हूँ। सोचिए दोस्तों, ये सुनकर हीरो की क्या हालत हुई होगी। आपको लगा ना इंटरेस्टिंग? फ्यूचर वाइफ के आने से जोनाथन की लाइफ में क्या क्या हुआ, क्या कुछ बदला, क्या उसकी लाइफ सुधरी या फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो गई, उसकी लाइफ का क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आइए देखते हैं इसी साल रिलीज हुई इंडोनेशियन मूवी जिसका नाम है, ये आपके सामने दोस्तों, इसको पढ़िए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में अपने हीरो जोनाथन को दिखाते हैं जो एक नामी फोटोग्राफर बनना चाहता है और उसमें वो टैलेंट भी है, मतलब अच्छी खासी फोटो खींचने का हुनर है उसके अंदर। उसका एम्बिशन है कि उसकी अपनी फोटोज का एक सोलो एग्जीबिशन हो। उसी के लिए वो काफी ट्राई भी कर रहा है काफी टाइम से। फिलहाल वो दो स्नो बियर्स को बर्फ में खेलते हुए फोटोज क्लिक कर रहा होता है। ऐसे नेचर फोटोज क्लिक करना कोई आसान काम नहीं है, ठीक मौके का और वक्त का इंतजार करना पड़ता है। तो जोनाथन भी अपने परफेक्ट शॉट के लिए इंतजार करता है और इसी वजह से ना वो ठीक से खाता है और ना ही सोता है। उसका बस एक ही क्या कहते हैं उसको, लक्ष्य होता है कि बस वो फोटो लेनी है मुझे, वो परफेक्ट फोटो। इस तरह उसका हमेशा पूरा फोकस फोटोग्राफी पे रहता है। दोस्तों, अगले सीन में जोनाथन अपने फ्रेंड कार्लो से मिलने बार में जाता है। कार्लो कहता है कि तुम फोटोज तो सुपर्ब लेते हो यार, लेकिन अगर तुम अपनी फोटोज का एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन चाहते हो ना, तो अपने फोटोज की एक कलेक्शन बनाओ। अगर तुम्हारा काम आर्ट क्यूरेटर को पसंद आ गया तो तुम्हें एग्जीबिशन के मौके मिलेंगे। फिर जोनाथन उसी बारे में सोचते सोचते सिगरेट स्मोक करने लगता है और फिर वो अपने कमरे में आकर सो जाता है क्योंकि बहुत थक चुका था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो पास में एक औरत होती है जो उसे बड़ी टुकुर टुकुर देख रही होती है दोस्तों, और यही अपनी कहानी की हीरोइन जिसका नाम है सोरे। जोनाथन चौंक जाता है कि तुम हो कौन और मेरे कमरे में कैसे घुसी। तो सोरे कहती है, मेरा नाम सोरे और मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ। जोनाथन की हालत खराब दोस्तों। वो बाहर जाकर तुरंत कार्लो को कॉल करके डांटता है कि जरूर भाई, ये तेरा कोई प्रैंक है ना, तूने ही उस औरत को मेरे घर भेजा है ना मेरी वाइफ बनाकर। तो कार्लो कहता है, प्रैंक मैं कर रहा हूँ या तू कर रहा है? अबे कल का नशा अभी तक उतरा कि नहीं? देख कार्लो, मजाक बंद करते यार, अभी उसको यहाँ से जाने के लिए कह दे वरना बहुत मारूंगा तुझे। कार्लो कहता है कि यार मुझे खुद कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही और तुझे लगता है कि मैं तेरे घर कोई लड़की भिजवाऊंगा? मैं पागल है क्या? कहकर वो तो कॉल काट देता है और ये सब खिड़की से देखकर सोरे बड़ी अच्छी स्माइल करती है। अब जोनाथन तो सोरे को दफा करने के लिए कहता है कि देखो, मुझे नहीं पता कि कार्लो ने तुम्हें कितना रोकड़ा दिया है मुझे ये बर्बाद करने के लिए, चली जाओ यहाँ से। तो सोरे कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और ये कहकर वो सीधे एक अच्छी सी स्माइल दोबारा कर देती है, फिर चली भी जाती है। जोनाथन तैयार होकर निकल रहा होता है तो सोरे सीढ़ियों पे खड़ी होती है और कहती है, तुम जरूर अपना वॉलेट और फोन भूल गए होंगे। तो जोनाथन चेक करता है, वो सच में यार, वो अपना वॉलेट और फोन भूल गया था। जरूर इस औरत ने छुपा कर मुझ पे नजर रखी होगी, यही सोचकर जोनाथन निकल जाता है। पर सोरे लगातार उसका पीछा कर रही होती है दोस्तों। जोनाथन फिर उससे पीछा छुड़ाने के लिए और तेज चलता है तो सोरे कहती है, अरे धीरे चलो वरना फंसोगे। लेकिन जोनाथन और तेज चलने लग जाता है तो सामने से आते हुए टमाटर वाले से टकरा कर गिर जाता है। फिर वो जैसे तैसे उठकर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड एल्सा उसके इंतजार में होती है। वो पूछती है, अरे तुम इतने टेंशन में क्यों हो? तो जोनाथन बताता है कि तुम्हें पता है, उस कार्लो ने मेरे घर एक लड़की भेजी है, प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, गधा कहीं का। तो एल्सा कहती है, तुम पहले उस कार्लो की दोस्ती को कट करो, उसके साथ तुम भी बिगड़ जाओगे। उससे कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन तुम उससे ज्यादा दूर रहो तो अच्छा है। और वैसे पता है, मैंने अपने पापा से तुम्हारे बारे में बात की है, मतलब हमारे बारे में, हमारी शादी के बारे में, और वो मान गए। और यहाँ तक कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट भी सेट करवा देंगे। हमारा फ्यूचर बढ़िया होगा ना, फिर तुम बस हाँ कर दो। लेकिन जोनाथन का एम्बिशन रेस्टोरेंट चलाना नहीं दोस्तों, बल्कि अपना एक सोलो फोटो एग्जीबिशन करना है। इस बात पर फिर दोनों की बहस होने लगती है तो सोरे आकर जोनाथन के पास बैठ जाती है। ऊपर से कहती है, मैं सोरे हूँ, जोनाथन की वाइफ। और फिर एल्सा को गुस्सा आ जाता है तो जोनाथन उसको शांत करता है कि अरे यही तो है वो लड़की जिसको कार्लो ने मेरे घर पैसे देकर भेजा हुआ है मुझे परेशान करने के लिए। एल्सा फिर सोरे को भगाने की कोशिश करती है तो सोरे कहती है, मुझे बड़ी भूख लगी है, खाना चाहिए। जोनाथन कहता है कि देखो, तुम्हें जो चाहिए ऑर्डर कर लो, पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन प्लीज उस दूसरे टेबल पे जाके बैठो, हमारा यहाँ पे पर्सनल मामला चल रहा है, उसे खराब मत करो। अब सोरे जिद करती है कि मैं तो तुम्हारे पास बैठ कर ही खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और मेरा हक बनता है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो एल्सा से कहती है कि गुस्सा तो मुझे होना चाहिए, तुम मेरे पति के साथ जो बैठी हुई हो, और तो और अगर मैं कोई ऐरी गैरी होती ना तो जोनाथन मेरे खाने के पैसे क्यों देना चाहता? सोचो, दिमाग लगाकर सोचो, तब बात समझ में आएगी तुम्हें। इस पे एल्सा गुस्से में जोनाथन पर पानी फेंक देती है, लेकिन एन वक्त पर सोरे मेन्यू कार्ड से अपना चेहरा ढक लेती है खुद को बचाने के लिए। फिर एल्सा तो तूफान की तरह बाहर चली जाती है दोस्तों। जोनाथन उसको मनाने के लिए जाता है तो सोरे कहती है, मत जाओ मत जाओ, गिरकर चोट लगेगी तुम्हें। और ठीक वैसा ही होता है, जोनाथन एक वेटरेस से टकरा कर गिर जाता है, उसे चोट भी लग जाती है। फिर वो बौखला जाता है कि ये है कौन जो फ्यूचर में होने वाली
वाली हर घटना को ठीक ठीक बता रही है। जोनाथन इसी सोच में चला जाता है वहाँ से, तो सोरे भी पीछा करती है। अब घर के पास पहुंचकर जोनाथन कहता है कि और एक कदम अगर जरा सा भी आगे बढ़ाए मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, चले जाओ प्लीज यहाँ से, कहकर वो अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर देता है और फिर स्मोक करते हुए विंडो से देखता है तो सोरे वहीं एक बेंच पे बैठी होती है। अगले दिन भी सोरे वहीं की वहीं बैठी होती है। तो जोनाथन उसकी असलियत जानने के लिए एक रेस्टोरेंट में उसको लेके जाता है। वहाँ जोनाथन कुछ ऑर्डर करके बैठ जाता है, लेकिन सोरे वेटर से कहती है उन्हें सिर्फ पानी दो, खाना तो मुझे खाना है। वेटर भी सिर्फ सोरे के लिए खाना रख कर चला जाता है। जोनाथन बेचारा सोरे को खाते हुए देखता रह जाता है, क्या ही करता, और पूछता है कि प्लीज मुझे बता दो तुम हो कौन और मेरे नाक में दम क्यों करके रखा हुआ है तुमने। सोरे फिर कहती है मेरा नाम सोरे है और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, फ्यूचर से आई हूँ। पर जोनाथन कहाँ यार, ऐसी बातों पे कौन विश्वास करेगा, वो नहीं करता विश्वास। वो कहती है कि तुम अपने बारे में मुझसे कुछ भी पूछ लो, मैं सब जानती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ जो हूँ। अगले सीन में जोनाथन बड़ी टेंशन में कार्लो से मिलने जाता है, जो कि एक स्टेज प्ले की रिहर्सल में होता है। जोनाथन बिना उससे हाई हेलो करे हुए सीधे उससे बहस छेड़ देता है कि भाई कहाँ मिली तुझे वो लड़की और तुमने उसको मेरे घर भेजा क्यों, और वो मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है, तूने बताया ना उसको सब कुछ। तो कार्लो चौंक जाता है कि अबे तू किस लड़की की बात कर रहा है। जोनाथन कहता है सोरे की बात कर रहा हूँ। अबे जोनाथन सॉरी बोलने की क्या जरूरत है, तुम लड़की का नाम बताओ मुझे। तो वो कहता है कि अरे बेवकूफ उसका नाम सोरे है, बता तो रहा हूँ, वो मेरे बारे में A to Z सब जानती है और कहती है वो मेरी वाइफ है, फ्यूचर से आई हुई है। और यहाँ दिखाते हैं कि जोनाथन और सोरे के बीच क्या बात हुई थी दोस्तों। जोनाथन ने उससे पूछा था कि अगर तुम सच में मेरी वाइफ हो तो ये बताओ कि मेरी माँ का क्या नाम है, और सोरे ने झट से कह दिया तुम्हारी माँ का नाम माया सेल्विया है, उनके 12 भाई बहन है, तुम्हारी माँ उस परिवार की तीसरी बेटी है। बस जोनाथन दंग रह जाता है कि ये तो पूरी हिस्ट्री बता के रह गई, खैर मेरे भाई बहनों के बारे में कुछ बताओ तो। सोरे कहती है तुम्हारी बड़ी बहन का नाम सैंडी है, उसकी शादी तय हो चुकी है, उसकी शादी के बाद ही तुम मुझसे मिलोगे। जोनाथन का सर चकराने लग जाता है, लेकिन वो फिर पूछता है कि वो सब तो ठीक है पर तुम मेरी छोटी बहन का नाम बताओ। सोरे कहती है तुम्हारी छोटी बहन तो कोई है ही नहीं, नाम कैसे बताऊं, और ये सब जानकर उसका दिमाग खराब हो गया था दोस्तों। यही बातें वो कार्लो को भी बताता है और पूछता है कि आप बता उसको ये सब कैसे पता चला। कार्लो भी फिलहाल कंफ्यूज है दोस्तों। फिर जोनाथन घर लौटता है तो सोरे जोनाथन का फेवरेट चिकन सूप तैयार कर रही होती है। जोनाथन कहता है चलो मान लिया कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो, लेकिन प्रेजेंट में क्यों आई हो ये तो बताओ। तब सोरे कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ को सुधारने आई हूँ। मेरी लाइफ तो पहले से सुधरी हुई है, तुम्हें क्या सुधारने की जरूरत है। तो सोरे उसको उसके स्टूडियो रूम में लेके जाती है और कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम आज क्यूरेटर डेविड को अपनी फोटोज दिखाने जा रहे हो, लेकिन उसे इन फोटोज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे क्या पसंद होगा ये मैं तुम्हें बताती हूँ। कहकर वो जोनाथन का एक सीक्रेट लॉकर खोलकर एक बॉक्स निकालती है। जोनाथन कहता है उसे मत खोले यार प्लीज। तो सोरे कहती है अरे मैं जानती हूँ इसमें एक खास फोटो है, लद्दाख के एक मंदिर में तुमने एक औरत की फोटो क्लिक की थी, उसका नंबर है 14 फ्रेम 28, तुम वो वाली फोटो डेविड को दिखाना, वो जरूर इंप्रेस होगा। जोनाथन अब जरा यकीन करने लग जाता है कि सोरे जरूर उसकी वाइफ है जो फ्यूचर से आई है, वरना तो उस सीक्रेट बॉक्स वाले फोटो के बारे में जोनाथन के अलावा आज तक किसी को नहीं पता था। खैर जोनाथन उसी फोटो को लेकर कार्लो के साथ डेविड से मिलने चला जाता है एंड सरप्राइजिंगली दोस्तों फोटो को देखकर डेविड बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और कहता है ऐसा शॉट मैंने पहले कभी नहीं देखा लाइफ में, एकदम ब्रिलियंट। अब उसके मुंह से तारीफें सुनकर जोनाथन और कार्लो शॉक हो जाते हैं। यहाँ सोरे दूसरी टेबल पर बैठी ये सब देखकर बड़ी अच्छी स्माइल करती अगेन। फिर वो जोनाथन से कहती है अब तो तुम्हें यकीन हो ही गया ना कि मैं सच कह रही थी। जोनाथन को सच में विश्वास हो जाता है कि सोरे ही उसकी वाइफ है और वो जोनाथन की लाइफ को बेटर बनाने के लिए ही फ्यूचर से आई है। तो इस पर पहली बार दोनों अच्छे से हैंडशेक करते हैं। और अब अगले सीन में सोरे जोनाथन के सारे सिगरेट्स को जला देती है दोस्तों, और उसकी शराब की बोतलें सिंक में खाली कर देती है। जोनाथन के सीने में जो जलन होती है ना वो क्या बताएं भाई, बिना शराब के कहता है मेरा गुजारा कैसे होगा, क्योंकि बिना स्मोक और ड्रिंक के वो रह ही नहीं पाता। और सोरे तो जोनाथन की पूरी दिनचर्या ही बदल देती है, उसे ठीक टाइम पे उठाकर वॉकिंग के लिए लेके जाकर सही वक्त पे खाना खिलाकर रेगुलर एक्सरसाइज करवाकर उसकी लाइफ में एक अच्छा रूटीन ला जाती है। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है दोस्तों, दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब अगले सीन में डेविड जोनाथन से कहता है कि मैड्रिड में एक फोटो एग्जीबिशन है जिसके लिए मुझे तुम्हारा फोटो कलेक्शन चाहिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम एक बहुत ही डिफरेंट फोटो कलेक्शन मुझे दोगे। डेविड के प्रोत्साहन की वजह से जोनाथन काफी जोश में काम कर रहा होता है और तभी सोरे दोस्तों एक पार्सल खोलने वाली होती है, लेकिन जोनाथन मना कर देता है। सोरे कहती है मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के लव लेटर्स हैं, इसे तो खोलना ही पड़ेगा। जोनाथन उसे रोकने की कोशिश में गुदगुदी करने लग जाता है और इसी बहाने दोनों और क्लोज हो जाते हैं। और इसी क्लोजनेस में जोनाथन उसको किस करने वाला होता है तो सोरे कहती है मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। ये सुनकर वो दूर हट जाता है। सोरे ये भी कहती है कि तुम्हारी बड़ी बहन की शादी में तुम मुझसे मिलोगे, ध्यान रखना, उसके बाद प्यार होगा, फिर हमारी शादी एंड फिर वही सारी चीजें होंगी जो तुम अभी करना
करना चाह रहे हो। जॉनथन कहता है ठीक है, पर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम ही मेरी वाइफ बनोगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ सीधे रास्ते पे जा रही है। फिर दोनों साथ मिलकर कोई बुक पढ़ते हैं। काफी रोमांटिक सीन है दोस्तों ये। वैसे अगले दिन जॉनथन डेविड को देने के लिए कुछ फोटोज अच्छे से सिलेक्ट कर रहा होता है और वो सोरे से पूछता भी है कि इनमें से कौन सा डेविड को अच्छा लगेगा, बताओ जरा। सोरे भी उसे बताती है, लेकिन जॉनथन को लगता है जैसे इस कलेक्शन में कोई फोटो मिसिंग है और उस फोटो को क्लिक करने के लिए दोनों एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहां एक खूबसूरत नजारे में जॉनथन सनसेट को कैप्चर करना चाह रहा है। तो वो कैमरा सेट करके सनसेट के इंतजार में होता है और सोरे दूर खड़ी बड़ी बोर हो रही होती है और चिल्लाती कि पहले कुछ खा लो फिर फोटो क्लिक करना, लेकिन जॉनथन अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं लेता। तो सोरे तंग आकर उसके कैमरे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जॉनथन कहता है कि वाह, ये नजारा भी तो खूब है, थोड़ा लेफ्ट में मुड़ो, फिर थोड़ा सा राइट में और फिर सीधा देखो। इस तरह वो सोरे की फोटोज क्लिक करने लग जाता है और कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये वाले फोटोज डेविड को जरूर पसंद आएंगे। फोटोज शूट करके दोनों घर आकर सो जाते हैं मस्त रिलैक्स होकर। सोरे के सोने के बाद जॉनथन चुपचाप उठकर बाहर आ जाता है और फिर स्मोक करता है दोस्तों। लेकिन सोरे भी उठ जाती है और जॉनथन को डांटती है कि तुम्हारी इसी आदत की वजह से हमारी शादी के बाद कई मुश्किलें आने वाली है, इसलिए प्लीज जो मैं तुम्हें ना करने के लिए कह रही हूँ उसे मत ही करो। तो जॉनथन अपने बचाव में कहता है ये मेरी पुरानी आदत है सोरे, एकाएक छोड़ नहीं सकता मैं, हाँ पर कोशिश जरूर करूंगा मैं। लेकिन सोरे इमोशनल हो जाती है कि तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते, इस आदत की वजह से शादी के महज 10 साल के बाद हार्ट अटैक ने तुम्हारी जान ले ली। शादी के दिन तुम कसम खाओगे कि उम्र भर साथ निभाओगे, लेकिन अगर तुमने ये बुरी आदत छोड़नी ही नहीं है तो फिर तुम मुझसे मिले क्यों और मुझसे शादी करनी क्यों है तुम्हें फिर? क्योंकि फ्यूचर में ऐसा ही हुआ, तुमने मुझसे शादी की, ऐसे ऐसे वादे किए, लेकिन अपनी ये आदत तुमने छोड़ी नहीं। यही सब कहते कहते सोरे की नाक से खून निकलता है तो जॉनथन घबरा कर उसे पकड़ लेता है और तब बैकग्राउंड में सोरे की आवाज आती है कि मैं कितनी ही बार हार क्यों ना जाऊं, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं बार बार आऊंगी। अगले सीन में सोरे फिर से जॉनथन के बेड से उठती है। जॉनथन पूछता है तुम कौन हो? मतलब दोस्तों, जितनी बार जॉनथन अपनी बुरी आदतें छोड़ने का वादा करके उन वादों को तोड़ता है ना, उतनी बार सोरे इस टाइम लूप में जीती रहती है। यानी फ्यूचर से वापस आकर जॉनथन को सुधारने की कोशिश करती है ताकि फ्यूचर में जॉनथन इतनी जल्दी मर ना जाए और इनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए। क्योंकि वैसे तो वो 10 साल में मर गया था शादी के बाद, लेकिन ऐसे में कम से कम 50-60 साल तो साथ में बिताए और ये लूप कई बार रिपीट हो चुका है वैसे। पर सोरे का जॉनथन को सुधारने का मकसद पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, इसीलिए हर बार वो इस टाइम लूप में फंसती है और उसकी नाक से खून निकलता है और अगली बार फिर से टाइम रिसेट हो जाता है और सोरे खुद को जॉनथन के बेड पर पाती है। ये लूप कई बार रिपीट हो चुका है। इस बार भी जॉनथन आंखें खोलकर पूछता है कि तुम कौन हो? वो भी बताती है अपने बारे में। जॉनथन फिर कार्लो को कॉल करके पूछता है कि भाई किसको भेज दिया मेरे घर। इस बार भी सोरे उसे याद दिलाती है कि तुम अपना वॉलेट और फोटो भूल गए। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड एल्सा से मिलने जाता है जहाँ सोरे खुद को उसकी वाइफ बताती है। गुस्से में अगेन वही सीन होता है, एल्सा जॉनथन पर पानी फेंक देती है। सब कुछ पहले की तरह एकदम सेम टू सेम और इसीलिए सोरे जानती है कि आगे क्या क्या होने वाला है। जॉनथन पूछता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो, बताओ। सोरे कहती है तुमने अपना पहला सिगरेट हाई स्कूल में बाथरूम में छुपा कर स्मोक किया था, राइट? ये बात तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता। हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि शादी के बाद तुमने मुझे बताया था। जॉनथन को इस बार इस बात पे यकीन हो जाता है कि वही उसकी वाइफ है फ्यूचर से जो आई है और फिर से सोरे उसकी दिनचर्या सीधी कर देती है। और इस बार भी दोस्तों जॉनथन सोरे से छुप छुप कर शराब पीता है और सड़क पर पड़ा होता है कहीं। सोरे बेचारी बहुत दुखी होती है कि इस जहर को पीकर क्यों वक्त से पहले अपनी जिंदगी खत्म करने पे तुले हुए हो तुम। अरे तुम एक दिन मर जाओगे, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं रोज रोज मर मर कर जिंदा हो रही हूँ। सोरे बहुत ही इमोशनल होकर ये सब कहती है, लेकिन तब उसकी नाक से फिर खून निकलता है और फिर से टाइम अगेन शुरू। इस तरह बार बार होने की वजह से सोरे तंग आ चुकी थी दोस्तों, थक चुकी थी बेचारी। वो बार बार जॉनथन को सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार बेचारी को हार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अगले लूप में जॉनथन स्मोक कर रहा होता है तो सोरे फिर उसे मना कर देती है और जॉनथन कहता है देखो तुम मेरी वाइफ होगी, लेकिन मेरी हर आदत को बदलने की कोशिश मत करो, स्मोक किए बिना मैं नहीं रह सकता। तो सोरे कहती है अगर तुम्हारे लिए ये सिगरेट ही जरूरी है तो प्लीज भगवान के लिए अपनी बहन की शादी के बाद मुझसे मत मिलना, मुझसे प्यार मत करना और ना ही मुझसे शादी करना, क्योंकि मैं तुम्हें बार बार मरते हुए देख नहीं सकती और ना ही बार बार अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए देख सकती हूँ। यार मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करो। इतने में फिर उसकी नाक से खून निकलता है और एक बार फिर से टाइम लूप शुरू दोस्तों। अगली बार तो जॉनथन के उठने से पहले ही सोरे वहाँ से चली जाती है। फिर जॉनथन रेस्टोरेंट में एल्सा से बात कर रहा होता है, लेकिन इस बार सोरे अंदर नहीं जाती और बिना कुछ कहे एकदम दुकान में जाती है और वहाँ नौकरी मांगती है, पर वहाँ कोई नौकरी खाली होती नहीं। आखिर में सोरे एक दुकान में जाती है और क्योंकि वो बताती है कि वो फैशन डिजाइनिंग जानती है, तो उस दुकान की ओनर कहती है कि मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड की बुटीक में काम दिला सकती हूँ। तो वो सोरे को उस बुटीक में लेके जाती है और वहाँ पे दो कस्टमर्स गुस्से में चिल्ला रही होती है। वैसे वो सोरे को देखकर कहते हैं कि बुलाओ अपनी मालिक को, उस मार्को को, ये उसने क्या स्टिच करके रखा हुआ है, बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहा। सोरे भी जाकर देखती है तो वो औरत कहती है, मतलब जिस पे फिट नहीं आ रहा था, कि एक तो लंबाई इतनी ज्यादा है, साइड में स्ट्रैप भी नहीं है
इसे पहनूंगी कैसे, अब मुझे दूसरा डिजाइनर पकड़ना पड़ेगा। तो सोरे आईने में देखकर कहती है अरे जरा प्लीज आप सीधी खड़ी हो जाइए और अपनी एड़ियां ऊंची कीजिए, जैसे कि आपने हाई हील्स पहनी हो। वो औरत वैसा ही करती है और अब ड्रेस का हाइट एकदम ठीक लगता है। तो सोरे कहती है अरे वैसे भी आप शादी में हाई हील्स शूज तो जरूर पहनोगी, तो इसका हाइट ठीक रहेगा और ये ड्रेस आपको बहुत ही सूट कर रहा है कसम से। और मुझे लगता है आप लेफ्ट साइड में सोती है राइट, वैसे आपको स्ट्रैप की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप कहें तो हम स्ट्रैप लगा सकते हैं, लेकिन बिना स्ट्रैप के ड्रेस आप पे बहुत ही जच रहा है, सच बता रही हूँ। इस तरह उस कस्टमर को कन्विंस करके खुश भी कर देती है सोरे। इतने में मार्को आ जाता है दोस्तों, मतलब वहाँ का ओनर, और जिस तरह सोरे ने कस्टमर को हैंडल किया उसी से वो समझ जाता है कि सोरे ड्रेसेस के बारे में कितना कुछ जानती है। बहुत इंप्रेस हो जाता है वो और सोरे को नौकरी पे रख लेता है, नौकरी पक्की। वो अपने घर का एक पोर्शन सोरे को भाड़े पे दे देता है और कहता है घर हमेशा हाँ साफ रखना, वैसे तुम्हारे पास लगेज दूसरे कपड़े वगैरह नहीं है क्या। तो इस पर सोरे सिर्फ स्माइल करती है। तो मार्को भी समझ जाता है कि जरूर सोरे किसी के भरोसे यहाँ पर आई है और आखिरी वक्त में उसने सोरे का साथ छोड़ दिया होगा जो भी उसके साथ यहाँ पे था। क्योंकि दोस्तों सोरे जोनाथन पर से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करती है और यहाँ काम शुरू कर देती है एज अ नौकरी। मार्को उसे बहुत ही प्रोत्साहित करता है। तो ऐसे में दोस्तों एक दिन एल्सा अपनी शादी का गाउन सेलेक्ट करने के लिए इसी दुकान में आती है। जोनाथन भी उसके पीछे पीछे आता है, वो भी अपनी शादी का सूट स्टिच करने आया था और सोरे ये देखकर टूट जाती है कि अब जोनाथन एल्सा से शादी करेगा। मार्को सोरे से कहता है इनकी मेजरमेंट्स लो जरा। सोरे भी दिल पे पत्थर रखकर जोनाथन के मेजरमेंट्स लेती है, लेकिन एक पॉइंट पर उसको ये सब सहा नहीं जाता और वो बाथरूम चली जाती है। लेकिन तब उसे मार्को की कुछ बातें याद आती हैं। उसने कहा था कि लाइफ में पास्ट, डेथ और पेन ये तीनों बदली नहीं जा सकती, लेकिन जो इन चीजों को एक्सपीरियंस कर लेते हैं वो खुद को बदल जरूर सकते हैं। इसलिए ज्यादा सोचकर परेशान मत हो, एक नई लाइफ शुरू करो। यही सोचकर सोरे को थोड़ी शांति होती है और वो बाहर आ जाती है। पर जब वो बाहर आती है तो यहाँ जोनाथन और एल्सा का झगड़ा हो रखा होता है। एल्सा कहती है कि तुम इतने उदास क्यों? अरे हम अपनी शादी के लिए शॉपिंग करने आए हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे ये तिनकी भर की भी खुशी नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आखिर? अगर तुम्हें अपने पापा से कोई प्रॉब्लम है तो उनसे मिल लो, बात कर लो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये उतरा हुआ चेहरा लिए प्लीज मेरे साथ मत घूमो, कहकर एल्सा गुस्से में चली जाती है। जोनाथन के जाने के बाद सोरे मार्को से कहती है आप ठीक कहते थे, लाइफ में पास्ट, डेथ और पेन कभी बदला नहीं जा सकता। हाँ लेकिन उसे एक्सपीरियंस करने वाले लोग खुद को बदल जरूर सकते हैं। मार्को कहता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन ये सब तुम अभी क्यों बता रही हो? तो क्या ये जो अभी यहाँ से गया वो जोनाथन था? इस पर सोरे को फिर जोनाथन के बारे में कई बातें याद आती है और वो मार्को को हक करके कहती है कि थैंक्स, आपने मेरा बहुत ही ख्याल रखा। सोरे बहुत ही इमोशनल हो जाती है इस मौके पर और तब उसकी नाक से फिर खून निकलता है दोस्तों, मतलब टाइम लूप फिर से शुरू। और इस बार जोनाथन के उठने से पहले सोरे उठकर उस पार्सल को खोलती है जिसे खोलने से जोनाथन ने मना किया था। सोरे ने सोचा था कि उसमें एल्सा के लव लेटर्स होंगे, लेकिन असल में उसमें जोनाथन ने वो लेटर्स रखे थे जो उसने अपने पापा के लिए लिखे थे। लगता है जोनाथन अपने पापा को बहुत ही मिस कर रहा है। तो एक लेटर में जोनाथन ने ये लिखा होता है कि पापा हैप्पी बर्थडे, आपको मेरा ख्याल आया कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बहुत ही मिस करता हूँ। ये सारी बातें पढ़कर सोरे हैरान रह जाती है कि मेरी नजर पहले इस पे क्यों नहीं पड़ी। इतने में जोनाथन जाग जाता है तो सोरे जल्दी से अपनी सफाई देने लग जाती है कि तुम अपने पापा को बहुत ही मिस कर रहे हो, उनसे मिल लो, और मैं सोरे हूँ, तुम्हारी वाइफ फ्यूचर से आई हूँ, और हाँ मुझे कार्लो ने नहीं भेजा है। लेकिन इतने में जोनाथन उसको बाहर धकेल देता है क्योंकि वो सोरे को नहीं जानता फिलहाल। तो अब अगले टाइम लूप में सोरे फिर जोनाथन को सब बताने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जोनाथन उसे पुलिस के हवाले कर देता है। सोरे समझ जाती है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इसीलिए वो सब्र से काम लेती है और इस बार वो पहले की तरह जोनाथन को आराम से समझाती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वो जोनाथन की फ्यूचर वाइफ है। दोनों फिर धीरे धीरे खुश रहने लग जाते हैं। और तब एक दिन दोस्तों जब जोनाथन स्मोक कर रहा होता है तो सोरे गुस्सा नहीं करती और कहती है मैं जानती हूँ तुम स्मोक क्यों कर रहे हो, तुम अपने पापा को मिस कर रहे हो राइट, उनके लिए तुम्हारा प्यार, नफरत जो कुछ भी हो उन्हें डायरेक्टली दिखाओ, तुम बात करो उनसे, तभी जाकर तुम्हारा जी हल्का होगा, तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाएगा और तुम्हें स्मोक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी बात मान लो। लेकिन जोनाथन कहता है कि तुम मेरे पापा के बारे में जानती क्या हो? अरे उस वक्त मैं 4 साल का था और मेरी बड़ी बहन 6 साल की। पापा और माँ की बनती नहीं थी, हमेशा बस किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी, लेकिन पापा ने वो गुस्सा हम पे निकाला, माँ के रहते उन्होंने किसी और से शादी कर ली, हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं थी उन्हें, मैं उनसे नहीं मिलूंगा किसी भी हालत में। सोरे कहती है देखो अगर तुम भी वही करना चाहते हो जो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ किया तो तुम्हें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा, तुम अपना दुख दूर करने के लिए स्मोक करते हो राइट, इसकी वजह से शादी के कुछ ही सालों के बाद तुम मर जाओगे, मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले जाओगे, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ जो किया वही सब तुम मेरे साथ करना चाहते हो क्या? सोरे ये कहते कहते इमोशनल हो जाती है और फिर से टाइम लूप हो जाता है दोस्तों। इस बार सोरे कार्लो से मिलने जाती है और बताती है मैं सोरे हूँ, जोनाथन की वाइफ, फ्यूचर से आई हूँ। पहले तो कार्लो को कोई ये प्रैंक लगता है, लेकिन फिर सोरे उसे पूरी बात एक्सप्लेन करती है अच्छे से। तो कार्लो बताता है कि एल्सा जोनाथन को कंट्रोल करना चाहती थी, इसलिए उसकी और जोनाथन की नहीं बनी। जोनाथन अपनी मर्जी से जीना चाहता है, ना कि किसी के कायदे कानून के मुताबिक, इसीलिए उसे
उन लोगों से चिढ़ होती है जो उसे कंट्रोल करने की सोचते हैं, लेकिन तुम शायद उसका रवैया बदल सकती हो। वैसे तुम फ्यूचर से टाइम मशीन से आई हो या फिर कैसे पहुंची यहाँ पे? यार अगर तुम्हारे पास कोई मशीन है तो मैं भी यूज कर सकता हूँ क्या उसे? और अगर कोई विनिंग लॉटरी नंबर हो तो बता दो, मैं अभी वो लॉटरी खरीद लूंगा। जोनाथन कहती है कि जोनाथन तो फिर भी सुधर जाएगा, लेकिन तुम कभी नहीं सुधरोगे। अरे मैं किसी टाइम मशीन से नहीं आई, लेकिन जोनाथन का अच्छे से ख्याल रखूंगी, कहकर सोरे चली जाती है। फिर एक दिन सोरे के कहने पे जोनाथन वर्कआउट कर रहा होता है और सोरे कहती है मैं तुम्हें कुछ भी करने पे मजबूर नहीं करना चाहती, तुम मेरी खातिर ये वर्कआउट वगैरह मत करो। अगर तुम्हें खुद लगे कि इससे तुम्हारी लाइफ बेटर होगी तभी तुम ये करो, ये मत सोचना कि मैंने कहा तो करूंगा। और उस दिन मैंने तुम्हारे पापा के बारे में तुम्हें याद दिलाकर तुम्हें परेशान किया, उसके लिए भी माफ कर दो। जोनाथन पूछता है कि तुम मेरे पापा के बारे में कैसे जानती हो? मतलब सोरे कहती है क्या है ना, मैं फ्यूचर से आई हूँ, भूल गए क्या? कितनी बार बताऊं, मैं सब जानती हूँ। अरे कब तक अपने पापा से गुस्सा रहोगे? ये गुस्सा तुम्हारे लिए एक पिंजरा बन गया है, सच बता रही हूँ, उससे बाहर निकलो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। दोनों यहाँ मिलकर फैसला करते हैं कि जोनाथन को अपने पापा से मिल लेना चाहिए। जोनाथन पूछता है वैसे एक बात बताओ, हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? सोरे कहती है अच्छी रहेगी, लेकिन झगड़े भी रहेंगे, क्योंकि कोई भी शादी परफेक्ट नहीं होती ना, लेकिन फिर भी मैं जितने भी जन्म लूं हर बार तुम्हें से शादी करना चाहूंगी। जोनाथन कहता है क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, बताओ? सोरे कहती है ये सवाल तुम पहले भी कई बार पूछ चुके हो। तो आखिर वो जोनाथन के पापा के घर पहुंच जाते हैं। वो दरवाजा नॉक करते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त सोरे की नाक से खून निकल जाता है और नया टाइम लूप शुरू हो जाता है। जब सोरे अपने मुकाम के पास पहुंचती है तो ठीक उसी वक्त दूसरा टाइम लूप हो जाता है। दोस्तों एक बार तो बहुत ही जल्दी सनसेट हो जाता है और सोरे के लिए नया टाइम लूप शुरू हो जाता है। एक दिन न्यूज में बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दिन का वक्त कम होता जाएगा और जल्दी जल्दी सनसेट हो जाएगा। और सोरे को अब जोनाथन को समझाने का वक्त भी कम मिलता है, क्योंकि हर बार जल्दी से सनसेट हो जाता है और सोरे की नाक से खून निकल जाता है, जिस वजह से टाइम लूप फिर से शुरू हो जाता है। सोरे की लगातार कोशिश के बावजूद वो सनसेट से पहले जोनाथन को कन्विंस करने में सफल नहीं हो पाती और वो लूप जल्दी जल्दी रिपीट होने लग जाता है, जिस वजह से उसे बार बार जोनाथन को 10 साल के बाद हार्ट अटैक से मरता हुआ देखना पड़ जाता है और वो ये सारी चीजें देखना नहीं चाहती। ऐसे में एक दिन जब जोनाथन उठता है दोस्तों तो वहाँ पे सोरे नहीं होती। तो जब जोनाथन एल्सा से मिलने जाता है और वो अपने पापा के बारे में बताती है कि वो तुम्हारे लिए एक रेस्टोरेंट शुरू कर देंगे, टेंशन मत लो। यहाँ से सीन कट होता है। जोनाथन कार्लो से कहता है कि मैंने एल्सा से ब्रेकअप कर लिया भाई, वो अपनी उंगलियों पे मुझे नचाना चाहती है, बहुत ही कंट्रोलिंग है वो। और तो और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक ही दिन में मेरे लिए कई दिन गुजर रहे हैं, मुझे अलग ही फील आ रहा है, जैसे कि मेरी लाइफ सुधर रही हो। जोनाथन अब अपने स्टूडियो में बिजी हो जाता है। फिर हिम्मत जुटाकर वो अपने पापा से जाता है मिलने। वहाँ पापा की दूसरी वाइफ दरवाजा खोलती है। जोनाथन अपने पापा का नाम बताता है और कहता है मुझे उनसे मिलना है। फिर वो जोनाथन को अंदर बुलाकर बैठाती है और कहती है बेटा वो अभी आ जाएंगे। तो जोनाथन देखता है कि उसके पापा अपनी दूसरी वाइफ के बेटे के साथ खेल रहे हैं मस्त होके। यहाँ ये सारा सीन देखकर उसको अंदर से बहुत दर्द होता है कि पापा मेरे और सैंडी के साथ तो कभी ऐसे खेले नहीं थे। तो तब जोनाथन एक फोटो देखता है जिसमें उसके पापा ने उसे उठा के रखा हुआ है। यहाँ सीन होता है कट और जोनाथन के पापा अंदर आते हैं तो टेबल पर जोनाथन के बचपन की फोटो होती है जिसमें वो अपने पापा के साथ है। उस पर जोनाथन ने लिखा होता है कि पापा मुझे लगा आप हमें भूल गए होंगे, जब हमें पापा की जरूरत थी तब आप अपनी खुशी के लिए हमें छोड़कर चले गए। पापा के तौर पर आप सिर्फ 4 साल मेरे साथ रहे, लेकिन उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हाँ, मैंने आपको माफ कर दिया है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये पढ़कर पापा एकदम टूट जाते हैं दोस्तों। वो जोनाथन को ढूंढते ढूंढते वहाँ जाते हैं लेकिन वो कहीं नहीं होता। अगले सीन में दिखाते हैं कि जोनाथन सुबह उठकर अपने आप वर्कआउट करने लग गया है, ठीक टाइम पे खाता है, सोता है, अपने हेल्थ को बखूबी मेंटेन करने लग जाता है। जोनाथन के सामने सबसे बड़ा इमोशनल चैलेंज होता है अपने पापा को फेस करना, और क्योंकि अब वो अपने पापा के घर जाकर आ गया, उनसे सुलह कर ली है उसने, इसीलिए अब वो बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करता है और अब उसके मन में कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। और जब आदमी के पास कोई भी टेंशन ना हो तो क्यों पिएगा दारू सिगरेट वगैरह। उसने स्मोकिंग और शराब दोनों आदतें छोड़ दी होती है। जॉगिंग करते करते वो अपनी माँ से मिलता है। अब जोनाथन में ऐसा बदलाव देखकर माँ तो बड़ी खुश होती है और पूछती है कि बेटा घर कब आओगे। जोनाथन कहता है माँ जल्दी आ जाऊंगा। अब जोनाथन दोस्तों अपना एम्बिशन पूरा कर पाता है। वो अपना एक सोलो फोटो एग्जीबिशन करता है और वहाँ पे एक लड़की आती है जो कोई और नहीं अपनी सोरे है। लेकिन सोरे और जोनाथन इस पॉइंट पर एक दूसरे को नहीं जानते। फोटोज को देखते हुए वो उस फोटो पे पहुंच जाती है जिसमें जोनाथन ने सनसेट को कैप्चर किया होता है। और आपको याद होगा दोस्तों, ये सोरे को फ्रेम में रखकर जोनाथन ने सनसेट का नजारा कैप्चर किया था उस दिन जब वो कैमरे के आगे आ गई थी। लेकिन अभी क्या है कि इस फोटो में सोरे के बिना ही ये फोटो है, क्योंकि इस टाइमलाइन में तो अभी तक वो उससे मिल नहीं पाया ना। पर सोरे को ये फोटो बहुत ही पसंद आती है और वो उसे बहुत देर देख भी रही होती है। तो जोनाथन भी उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। सोरे पूछती है इस फोटो में कुछ तो अलग है, शायद क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई चीज जो इसे खास बना रही है। तो तब जोनाथन बताता है कि क्लाइमेट चेंज का
हमारी लाइफ से गहरा रिश्ता है। क्लाइमेट चेंज के दौरान पृथ्वी का बहुत कुछ चेंज हो जाता है और बदले में काफी कुछ हासिल भी होता है, बिल्कुल हमारी लाइफ की तरह। सोरे कहती है आप बहुत अच्छा बोलते हैं, और तब जोनाथन कहता है लाइट ऑफ करो। ऑपरेटर्स लाइट ऑफ करते हैं और वहाँ पे अरोरा लाइट ऑन की जाती है। फिर जोनाथन सोरे को ये फोटो क्लिक करने की वजह बताता है। सोरे कहती सॉरी, मुझे नहीं पता कि आप ही इस एग्जीबिशन के फोटोग्राफर हैं। जोनाथन कहता कोई बात नहीं, इसमें माफी मांगने की क्या बात है, आपने इतने चाव से मेरे लिए फोटोज देखे, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। वैसे मेरा नाम जोनाथन है, आपका शुभ नाम? वो कहती है सोरे। दोनों हैंडशेक करते हैं। तो फिर वो हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और सोरे एक पल सोचकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है। और तब दोस्तों हमें फ्लैश में वो सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जिनमें टाइम लूप के दौरान सोरे ने बार बार जोनाथन के साथ इस तरह से हैंडशेक किया था। और जैसे प्रेजेंट में दोनों हाथ मिलाते हैं तो अभी तक उनके बीच हुई सारी बातें, सारी घटनाएं उन्हें याद आ जाती है। जोनाथन रियलाइज करता है कि उसकी लाइफ को बेहतर बनाने और उसकी जान बचाने के लिए सोरे ने फ्यूचर से वापस आकर कितनी बार कोशिश की थी। सोरे को भी पता चल जाता है कि जोनाथन ही उसका फ्यूचर पति है और उसी की खातिर वो जी रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उन आंसुओं में हमें दिखाया जाता है कि असल में जोनाथन के साथ क्या हुआ था। दरअसल दोस्तों काम करते वक्त जोनाथन को हार्ट अटैक हो जाता है और ये देखकर सोरे घबराकर भागी चली आती है, लेकिन तब तक जोनाथन दम तोड़ देता है। अगले सीन में सोरे जोनाथन के करीब के पास खड़ी उसकी याद में रो रही होती है। फिर वो जोनाथन के कुछ नोट्स पढ़ती है जिसमें उसने ये लिखा होता है कि वो आर्कटिक रीजन में जाकर फोटोज क्लिक करना चाहता है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ वही एक जगह है जिसका कोई टाइम जोन नहीं है, इसीलिए वहां जाकर जोनाथन फोटोज लेना चाहता था। इसके बाद सोरे खुद आर्कटिक के लिए एक सोलो ट्रिप पे गई दोस्तों। उसने जोनाथन की वो अधूरी ख्वाहिश पूरी की थी। वहां रात को सोरे को अरोरा लाइट नजर आया। ये दृश्य जोनाथन देखना चाहता था, लेकिन अब वो है नहीं और उसकी याद में सोरे अकेली ये नजारा देख रही है। बहुत ही इमोशनल होती है और उन लाइट के रहते उसके आंखों से एक बूंद वहां जमीन पे गिर जाता है। फिर सोरे वापस रवाना होती है। जोनाथन के नोट्स को पढ़ते पढ़ते वो अपनी आंखें बंद करती है और सो जाती है। तो जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो जोनाथन के पास लेटी होती है और यहीं से हुआ था टाइम लूप का सिलसिला शुरू। जोनाथन को जिंदा देखकर वो उससे लिपट जाती है कि मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी, मुझे कभी छोड़कर मत जाना, इस तरह की बातें करती है वो। पर जोनाथन की कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ये टाइम तो तब का है जब वो मिले भी नहीं थे। और वो सोरे को अपने से दूर हटाता है, लेकिन तब सोरे की नाक से खून निकलता है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन अगले दिन वो फिर जोनाथन के पास होती है। तब जाकर उसको एहसास होता है कि वो एक टाइम लूप में फंसी हुई है, पर इस टाइम लूप के जरिए वो जोनाथन की लाइफ को सुधार सकी और ऐसा करके वो अपनी लाइफ भी बेहतर बना सकी। इससे आगे क्या हुआ दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं, क्योंकि मूवी इसी पे बनी थी। एक बार तो सोरे ने जोनाथन से ये भी कह दिया था कि मुझे वक्त के साथ भूल मत जाना, मुझे अपने से दूर मत करना। वो सब कुछ जोनाथन को याद आ जाता है और अब वो सोरे को गले लगा लेता है दोस्तों। दोनों बहुत ही इमोशनल होते हैं और इसी इमोशनल सीन के साथ ये खूबसूरत सी मूवी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आपको कैसी लगी बताइए कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना, क्योंकि जरूरी है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।